राधे राधे सभी को। तो दोस्तों अपने साइकोलॉजी चल रही थी जिसमें कि बाल विकास टॉपिक चल रहा था और अपना ये टॉपिक अब कंप्लीट होने पर है। आज इसमें सिद्धांत कर लेंगे, जो 3 सिद्धांत बचे हैं उसके बाद में एक ही क्लास होएगी छोटी सी और ये वाला टॉपिक हो जाता है कंप्लीट, क्योंकि आज इसमें करेंगे जीन पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत। इसके अलावा सामाजिक सामयिक विकास का पारिस्थितिकी परक सिद्धांत, जो कि इनके प्रवर्तक है यूरी ब्राउनफेन-ब्रेनर। एक ये वाला सिद्धांत जीन पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत। इसके अलावा वाइगोत्स्की का सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास सिद्धांत। ये तीनों ही अच्छे इंपॉर्टेंट है, तो ये तीनों ही आज इस क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। और इससे पहले अपनों ने क्लास की है उसमें कोहलबर्ग का नैतिक विकास भी हो गया था, तो आप पहले वाली क्लास जरूर देखना और प्लेलिस्ट चेक कर लिया करो दोस्तों, मैं बार बार बोलती हूँ। अब अपने सिद्धांत करते हैं स्टार्ट। और इसके बाद में जो क्लास रहेगी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि बालक को प्रभावित करने वाले कारक, उस क्लास में अपने करेंगे बालक को प्रभावित करने वाले कारक, बालक विकास में परिवार का योगदान, विद्यालय का योगदान, क्योंकि यहाँ से भी जो ये बालक को प्रभावित करने वाले कारक है यहाँ से क्वेश्चन बने हुए और बनते हैं। वंशानुक्रम, वातावरण, वो सारे अपने आगे वाली वीडियो में एक में कंप्लीट कर लेंगे। देखो जो जीन पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत है, देखो अगर आता है, देखो नैतिक विकास सिद्धांत अपने कोहलबर्ग का पढ़ा है, नैतिक विकास सिद्धांत जीन पियाजे का। इसमें देखो नैतिक विकास सिद्धांत जो कि जीन पियाजे ने द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, इसमें क्या बताया है कि 5 वर्ष तक का बालक गैर नैतिक होता है। ये जीन पियाजे बताते हैं कि 5 वर्ष का बालक है वो गैर नैतिक होता है। इसमें द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड में बताते हैं। इन्होंने नैतिक विकास को 2 भागों में बांटा है जीन पियाजे ने। देखो जीन पियाजे ये 2 भागों में बांटते हैं नैतिक विकास को। कौन से 2 भाग है नैतिक विकास को जिन्होंने जीन पियाजे ने बांटा है? ये 2 सिद्धांत है। एक है प्रायत नैतिकता की अवस्था, जिसको प्रकेंद्रित उन्मुखता भी बोलते हैं। ध्यान रखना दोनों इंपॉर्टेंट है। ये जीन पियाजे ने बताइए नैतिक विकास को इन 2 भागों में बांटा है। ये बोलते हैं कि 5 वर्ष तक का बालक गैर नैतिक होता है, जो कि ये 2 देख लो आप। एक तो है पहली प्रायत नैतिकता की अवस्था, दूसरी है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था, जिसको स्वायत्तता उन्मुखता बोलते हैं। अब देखो प्रायत नैतिकता की अवस्था 2 से 8 वर्ष तक की होती है। अब इसको और क्या कहा जाता है प्रायत नैतिकता की अवस्था को? इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, इसको इस अवस्था को नैतिक वास्तविकता की अवस्था कहते हैं। नैतिक वास्तविकता की अवस्था कौन सी है? प्रायतता, प्रायत नैतिकता की अवस्था, जिसको प्रकेंद्रित उन्मुखता बोलते हैं। और क्या कहते हैं इसको? दबाव की नैतिकता की अवस्था भी कहते हैं। और यह जो प्रायत नैतिकता की अवस्था, ये नैतिक विकास की पहली अवस्था है भाई, क्योंकि इस अवस्था से, ये पहली अवस्था है ना प्रायत नैतिकता की अवस्था, तो इस अवस्था से सारे बच्चे गुजरते हैं भाई, ये पहली अवस्था है। और इसमें देखो, इसमें जो इस अवस्था से गुजरते हैं ना बालक, ऐसे लो बड़ों की अगर आज्ञा का पालन करते हैं मान लो बालक, तो वो अच्छा कहलाएगा। अगर उन बड़ों की जो आज्ञा है उनकी पालना न करके अवहेलना करते हैं तो वो बुरी आदत माना जाता है। तो ये प्रायत नैतिकता की अवस्था है। 2 से 8 वर्ष तक के बालक होते हैं, सभी गुजरते हैं इस अवस्था से, जिसको नैतिक वास्तविकता की अवस्था बोलते हैं, दबाव की नैतिक अवस्था बोलते हैं। जो बड़ों के रूल होते हैं ना उनको स्रोत के रूप में देखना, तो आप ये ध्यान रखना। फिर सेकंड है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था, जो 9 से 11 वर्ष तक के बालकों की होती है, जिसको स्वायत्ता उन्मुखता भी बोलते हैं। तो ये देखो इसमें है ना आत्म केंद्रितता की जो भावना होती है वो गायब हो जाती है, लुप्त हो जाती है। और बालक यहाँ पर क्या समझने लगते हैं? ये समझने लगते हैं कि जो नैतिक रूल है, जो नैतिक नियम है, वो किसी सत्ता से नहीं बल्कि आपसी सहयोग से बनते हैं, ऐसे समझते हैं। आप ऐसे लो, अब ऐसे लो, आप इन दोनों को समझो, प्रायत नैतिकता की अवस्था और स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। मान लो एक कोई बच्चा है, बालक है, वो मान लो कोई पेन चुरा लिया किसी का, कोई बालक ने क्या चुरा लिया? एक पेन चुरा लिया। जैसे उसने पेन चुराया और वैसे ही वो कहीं पर मान लो कहीं जा रहा है, साइकिल से जा रहा है, तो वो वहां गिर गया, ऐसे लो। तो वो बालक क्या सोचता है? बालक सोचता है मैंने किसी की चोरी की, मैंने क्या पेन चुराया, इसलिए मैं मान ले कि साइकिल से गिर गया हो, चाहे वो सीढ़ियों से गिर जाए चाहे साइकिल से गिर जाए, इसलिए मैं गिर गया हूँ क्योंकि मैंने चोरी की है, मैंने गलत काम किया है। तो ये बालक की कौन सी होगी? ये प्रायत नैतिक की अवस्था होगी, प्रायत की अवस्था होगी कि बालक ने मान लो पेन की चोरी की और वैसे ही चोरी की और वो कहीं यानी कि साइकिल से गिर जाता तो वो सोचता है मैंने गलत काम किया, चोरी की, तब मैं गिर गया। दूसरा स्वायत्त नैतिकता की अवस्था, ऐसे लो, इसमें जो बालक होता है ना वो ऐसा नहीं सोचेगा जैसे यहाँ पर सोच रहा है। मान लो बालक ने चोरी की और यहाँ पर अगर गिर जाता है तो वो यहाँ पर ऐसे समझने लगता है कि मैं इसलिए गिरा हूं कि
मैं साइकिल ढंग से नहीं चला रहा था, तो उसमें मन में ऐसे ही होगा भी मैं साइकिल से अच्छे से नहीं चला रहा था, कोई आगे आ गया इसलिए गिरा हूँ। और यहाँ पर वो ऐसे सोचता है कि मैंने गलत काम किया, चोरी की इसलिए मैं गिर गया। ठीक है ना। और स्वायत्त नैतिकता की अवस्था में क्या होता है, यहाँ पर बालक होते हैं वो स्वतंत्र रूप से सोचने लगते हैं और तर्क करने लग जाते हैं। कि यहाँ पर स्वतंत्र रूप से सोच रहे थे, तर्क कर रहे थे कि मैं इसलिए नहीं गिरा कि मैंने चोरी। यहाँ पर तो बालक के मन में ये हो गया कि मैंने चोरी की इसलिए मैं गिर गया। यहाँ सोचता है कि मैं अच्छे से नहीं चला रहा था इसलिए। या बालक सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, सीढ़ियों से गिर जाता है, तो वो यहाँ सोचेगा कि मैं ढंग से नहीं चल रहा था इसलिए गिर गया। तो आप यहाँ पर ऐसे लगा सकते हो, इसमें ना कार्य का इरादा है वो महत्वपूर्ण है, परिणाम नहीं। परिणाम क्या है, और इसमें ऐसे लो कि कार्य का परिणाम महत्वपूर्ण है, इरादे नहीं। तो आप लोगों को जीन पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत समझ में आ गया होगा। नैतिक विकास सिद्धांत जीन पियाजे का, इन्होंने 5 वर्ष का जो बालक है उनको गैर नैतिक भी बताया कि गैर नैतिक होता है। और इन्होंने नैतिक विकास के 2 भागों में बांटा, एक प्रायत नैतिकता की अवस्था, ध्यान रखना है जीन पियाजे ने बांटी है, एक स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। अब देखो दूसरा है सामाजिक सांवेगिक विकास का पारिस्थितिकी परक सिद्धांत। ये किसका है, यूरी ब्रोनफेनब्रेनर का है भाई। तो सामाजिक सांवेगिक विकास का सिद्धांत है, इसको पारिस्थितिकी परक सिद्धांत भी बोलते हैं। अब देखो वर्तमान में जो ये सिद्धांत है ना, सामाजिक सांवेगिक विकास का सिद्धांत, इस सिद्धांत के नाम को परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, जे पारिस्थितिकी मॉडल कर दिया गया। ये ध्यान रखना। देखो जो ब्रोनफेनब्रेनर है, यूरी ब्रोनफेनब्रेनर, इन्होंने पारिस्थितिकी सिद्धांत के अनुसार पर्यावरण तल के कितने स्तर बताए हैं, इन्होंने 5 स्तर बताए हैं। ये देखो 5 स्तर कौन कौन से बताए हैं। ब्रोनफेनब्रेनर ने लघु मंडल बताया है, मध्य मंडल जो दूसरा स्तर, पहला लघु मंडल, लघु छोटा है तो पहला लो लघु पहला, दूसरा मध्य मंडल, तीसरा है बाह्य मंडल, और चौथा है वृहत मंडल, और 5वां है घटक मंडल। ये 5 मंडल इन्होंने बताए हैं। अब देखो जो लघु मंडल है बालक का, ये पहला स्तर है और सबसे ज्यादा आवश्यक और निकट होता है लघु मंडल, यानी कि सामाजिक वातावरण के सबसे भीतरी जो अंदर है, सबसे भीतरी स्तर है, यानी कि जो निकटतम वातावरण है पास में, उसको लघु मंडल कहा जाता है। और पहला स्तर यही है। और इस मंडल में बच्चे के जो पास में, जो निकटतम वातावरण में होने वाली जितनी भी अंतः क्रियाएं, जितनी भी क्रियाएं हैं, वो सारी इसमें होती है। जैसे देखो उनके पास में देखो माता पिता हो गए, दादा दादी, पड़ोसी, परिवार, शिक्षक, इनके अलावा साथी संघ, विद्यालय, ये सारे, ये भी लिख लेना, विद्यालय मित्र लिख लेना भाई, पेन नहीं चल रहा है यहाँ पर। सेकंड है मध्य मंडल, ये बालक का दूसरा स्तर है मध्य मंडल। इसमें देखो दूसरे मंडल में यहाँ जो लघु मंडल के जो जितने कारक है, तत्व है, जैसे इसमें परिवार आ गया और वहाँ के आसपास के पड़ोसी आ गए, साथी के आपसी संबंध से जो भी बनता होता है, मान लो जितने भी हैं, इसमें बच्चों की मान लो जो पारिवारिक अनुभूतियां हैं, स्कूली अनुभूतियां आ गई, साथी संगियों की जितनी भी सारी अनुभूतियां होती है वो इस मध्य मंडल में शामिल होती है। ये दूसरा मंडल। तीसरा मंडल है बाह्य मंडल। तो इसमें बालक प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा होता है, बाह्य मंडल में प्रत्यक्ष रूप में नहीं जुड़ा होता है, अर्थात इसमें बालक स्वयं नहीं होता, मतलब खुद नहीं होता, प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा नहीं होता है, वह सामाजिक संदर्भ से बना होता है। जैसे देखो यहाँ माता पिता बताया है, तो यहाँ बाह्य मंडल यानी कि सामाजिक संदर्भ से जुड़ा समाज में। देखो अब यहाँ माता पिता है, तो माता पिता का जो कार्यस्थल हो गया, धार्मिक स्थान हो गया, और परिवार की जितनी भी आर्थिक स्थिति होगी, और स्वास्थ्य कल्याण जो भी केंद्र है, जितने भी गवर्नमेंट पॉलिसीज है, सब इसमें आ जाते हैं बाह्य मंडल में। यानी कि ये तीसरा स्तर है, इसमें बालक प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा है भाई, बालक स्वयं मतलब नहीं होता है, सामाजिक संदर्भ में बना होता है। जैसे कि गवर्नमेंट मैंने पॉलिसीज बता दिया, स्वास्थ्य कल्याण केंद्र हो गया, परिवार की आर्थिक स्थिति होगी, धार्मिक स्थान हो गए, वो इसमें आ जाते हैं। फिर देखो वृहत मंडल, यह बाहरी या ऊपरी स्तर होता है वृहत मंडल। इसमें कौन शामिल होते हैं, बाहरी या ऊपरी स्तर होता है ये वृहत मंडल। इसमें होते हैं जैसे देखो अब सांस्कृतिक मूल्य हो गए, सामाजिक जितनी भी प्रथाएं होगी, देश कानून, संस्कृति, रीति रिवाज हो गए, ये सारी प्रथाएं जितनी भी होती है वृहत मंडल में होती है, जिनका सबका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है। जितने भी रीति रिवाज है अपने, उन सब का पड़ेगा, प्रथाएं जितनी भी कल्चर में, देश कानून, इस सब का बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है, वृहत मंडल में आ जाते हैं। फिर 5वां है घटक मंडल। तो ध्यान रखना, यह है सामाजिक सांवेगिक विकास का पारिस्थितिकी परक सिद्धांत, जिसको वर्तमान में जे पारिस्थितिकी मॉडल कहते हैं। नाम ध्यान रखना, जो यूरी ब्रोनफेनब्रेनर का है। और इन्होंने देखो इस पारिस्थितिकी सिद्धांत के 5 पर्यावरण तल के 5 स्तर बताए, लघु मंडल पहला, दूसरा मध्य मंडल, तीसरा बाह्य मंडल, चौथा वृहत मंडल, 5वां घटक मंडल।
ये जो घटक मंडल है ना, ये देखो छात्रों के विकास की सामाजिक व ऐतिहासिक अवस्थाएं इसमें शामिल होती है। बालक वर्तमान समय में ऐसे वातावरण से होकर गुजरता है जहां उन्हें कई अनुभूतियां या अनुभव प्राप्त होते हैं। यानी कि बालक को बहुत सारे अनुभव भी वहां से प्राप्त होते हैं। जैसे आप देखो कंप्यूटर, मोबाइल, संचार, जितने भी कंप्यूटर से अब सीखते हैं, मोबाइल से, यानी कि नए नए जो तरीके हैं, संसाधन है, वो अवगत करते हैं घटक मंडल से। यहाँ नए नए अनुभूतियां, अनुभव प्राप्त करते हैं बालक इनसे। तो यानी कि वर्तमान समय में जिस वातावरण से गुजर रहा है, तो ये दोनों तो समझ में आ गया होगा। जीन पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत, जिसमें दो बताए हैं, इनको दो भागों में नैतिक विकास को। प्रायत नैतिकता की अवस्था, स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। प्रायत नैतिकता की अवस्था 2 से 8 वर्ष होती है। इसको नैतिक वास्तविकता की अवस्था बोलते हैं, दबाव की नैतिकता अवस्था बोलते हैं। यानी कि बालक मान लो सीढ़ियों से मान लो गिर जाता है चोरी करने पर, तो वो ऐसे समझता है कि मैंने चोरी की है, मान लो पेन की, मान लो किसी चीज की, तब मैं गिरा। और यहाँ पर बालक में तर्क या सोचने की सब क्षमता आ जाती है। बालक ऐसे सोचता है कि नहीं, मैंने पेन की चोरी की। अगर वो कहीं सीढ़ियों से गिर जाता है तो वो ऐसे सोचता है इसलिए गिरा हूं कि मैं ध्यान से नहीं चल रहा था। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की का सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास सिद्धांत। तो ये किसका है सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास सिद्धांत? सामाजिक एवं सांस्कृतिक वाइगोत्स्की का, ध्यान रखना। और इससे पहले पढ़ा है सामाजिक सांवेगिक विकास या पारिस्थितिकी परक सिद्धांत, या जैव पारिस्थितिकी मॉडल बोलते हैं इसको, यूरी ब्रॉन फैनब्रेनर का। और अभी पढ़ रहे हैं सामाजिक सांस्कृतिक दोनों। देखो सामाजिक सांस्कृतिक विकास दोनों नाम आता है तो ये वाइगोत्स्की का होता है। तो प्रतिपादक कौन है भाई सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास सिद्धांत के? पूरा नाम देखो, लिव सिमनोविच वाइगोत्स्की, जो सोवियत संघ के मनोवैज्ञानिक थे। अब देखो वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज और संस्कृति इन दोनों का योगदान है। तो सामाजिक और सांस्कृतिक विकास सिद्धांति वाइगोत्स्की का, तो वाइगोत्स्की यही कहेंगे कि संज्ञानात्मक विकास में समाज और संस्कृति का योगदान रहा है बालक के। और इन्होंने कहा कि बालक का सबसे ज्यादा विकास खेल के मैदान में होता है। कौन कहते हैं? ये वाइगोत्स्की। क्योंकि समाज में जिससे भी बाहर कुछ करता है, मान लो खेल के मैदान की बात हो रही है, तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि बालक का सबसे ज्यादा विकास खेल के मैदान में होता है। वाइगोत्स्की इन्होंने सांस्कृतिक तथा जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। तो सामाजिक और सांस्कृतिक यानी कि जैव सामाजिक विकास और सांस्कृतिक का इन्होंने दिया है वाइगोत्स्की ने सिद्धांत। क्योंकि वाइगोत्स्की का क्या मानना है? वाइगोत्स्की का ये मानना है कि बच्चा कुछ भी सीखता है, मान लो कुछ भी सीखता है, तो वो दूसरों की मदद लेकर सीखता है। इसलिए तो इन्होंने कहा है कि बालक का सबसे ज्यादा विकास खेल के मैदान में होता है। और इन्होंने देखो जो वाइगोत्स्की है, इस सिद्धांत के लिए मुख्य 3 बातों का विशेष बताया। कौन कौन सी ये बातें भी देख लो। पहली है सामाजिक अंतःक्रिया, और दूसरी है सामाजिक सांस्कृतिक कारक, और तीसरी है भाषा। तो सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक सांस्कृतिक कारक और भाषा, ये तीनों बताई है इन्होंने। इन 3 बातों का विशेष बताया है। सामाजिक अंतःक्रिया देखो, जब बालक समाज में 2 या 2 से अधिक लोगों से सामाजिक अंतःक्रिया करता है तो इससे सामाजिक संज्ञानात्मक विकास पूर्ण होता है। तो देखो इसलिए वाइगोत्स्की ने ग्रुप लर्निंग को विशेष महत्व दिया है। तो यानी कि 2 या 2 से अधिक लोगों से सामाजिक अंतःक्रिया करता है, तभी तो कहा है इसको। वाइगोत्स्की ने ग्रुप लर्निंग को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया है, ज्यादा विशेष महत्व दिया है ग्रुप लर्निंग को। अब देखो सामाजिक सांस्कृतिक कारक, वाइगोत्स्की सामाजिक कारकों के अलावा संस्कृति पर भी जोर देते हैं, सामाजिक के अलावा संस्कृति पर भी जोर देते हैं। इसलिए तो इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा है भाई। ये देखो सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत वाइगोत्स्की है। तो सामाजिक के अलावा सांस्कृतिक पर भी जोर देते हैं वाइगोत्स्की। ठीक है, आगे देखो भाषा। भाषा है ना, लैंग्वेज, भाषा को इन्होंने, लैंग्वेज को सामाजिक विकास के लिए सबसे बड़ा यंत्र बताया है वाइगोत्स्की ने। इसी के द्वारा समाज में संप्रेषण किया जाता है भाई। जितना भी बोलचाल, जितना भी एक दूसरे से बात की जाती है, संदेश जो भी पहुंचाए जाते हैं, वो भाषा के द्वारा बोल करके ही सब कुछ व्यक्त किया जाता है। अब इन तीनों को समझो, एक ZPD क्या है और एक ये देखो स्कैफोल्डिंग। ये समझना, ZPD और स्कैफोल्डिंग और MKO। अगर डीपली क्वेश्चन आता है इन तीनों को समझो क्या है ये। देखो ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD यानी कि निकटतम विकास क्षेत्र, यानी कि समीपस्थ विकास क्षेत्र, निकटतम पास में, ZPD। तो इससे अब क्या तात्पर्य है भाई? देखो निकटतम विकास क्षेत्र, समीपस्थ विकास क्षेत्र यानी कि ZPD से। अब ऐसे लो, कोई बालक है, वो मान लो कोई काम को करना चाहता है,
बट उस काम को करने में वो मान लो सक्षम नहीं है, एबल नहीं है ना उस काम को करने में, तो वो क्या करेगा, अपने बड़े जैसे माता पिता हो गए, टीचर हो गए, उन सब का क्या लेता है, उन सब की मतलब हेल्प लेता है, ना सहायता लेता है। तो इसे ही क्या कहते हैं, निकटतम विकास का सिद्धांत कहते हैं। अगर किसी काम में वो सक्षम नहीं है, नहीं कर पा रहा है, तो पास वाले निकटतम जो भी उसके अगर माता पिता है, अगर अध्यापक है, दोस्त जो भी है उसके, उनसे क्या लेगा, हेल्प लेगा, तो वो निकटतम विकास का सिद्धांत कहते हैं इसको। यानी जेडपीडी में क्या है, बालक यानी कि किसी काम को करने के लिए बाहरी मदद लेता है। तो अपने देखते हैं यानी कि जो जेडपीडी है, इस क्रिया के दौरान अपने ऐसे देखते हैं कि मान लो एक बच्चा है वो कोई काम को अपने आप कर रहा है, दूसरा बच्चा है वो सीखने में यानी कि बाहरी सहायता मतलब ले रहा है, बाहर से सहायता मिल रही है उसको। तो जो बाहरी मदद से सीखा गया बालक है ना, वो उसको कार्य को ज्यादा अच्छे से कर पाएगा। ये जेडपीडी आपको समझ में आ गया होगा। अब एक देखो स्कैफोल्डिंग, ये क्या है, जिसको बोलते हैं मचान। यानी कि जब एक पूर्ण ज्ञान रखने वाला व्यक्ति यानी कि पूरा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति या वयस्क बच्चे के निष्पादन को सहयोग व निर्देशन द्वारा विस्तारित करता है, तो इसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। यानी कि जो स्कैफोल्डिंग है ना, इसके द्वारा जो बालक है उसको मतलब ऊंचाइयों, जो सबसे ज्यादा उच्चतम विकास की ओर लेके जा रहा है। यानी इस प्रक्रिया में 4 स्तर बताए हैं। सबसे पहला कि सबसे पहले दूसरों से मदद लेना, फिर वो खुद करेगा, पहले सबसे पहले मदद लेगा, फिर स्वयं समस्या को समझ लेगा, और बाद में तीसरे नंबर पर यानी कि वो जो भी बालक है वो समस्या को खुद हल करने लग जाता है। चौथा है निपुणता, यानी कि दूसरों की मदद करने की निपुणता उसमें आ जाती है। चारों लिख लेना चाहे, पहली ऐसे लिखना, ये जो प्रक्रिया इसमें 4 स्तर मतलब 4 स्तर से पूरी होती है। यानी कि सबसे पहले दूसरों की मदद लेना, फिर खुद करना यानी कि स्वयं समस्या को समझ लेना, तीसरे नंबर पर लिखना अब बालक अपनी समस्या को यानी कि खुद कर मतलब खुद ऐसे हल करने लग जाता है, इस प्रकार लिखना। चौथा निपुणता, यानी कि दूसरों की मदद करने में निपुणता आ जाती है। तो ये होती है स्कैफोल्डिंग। चौथा है एमके, तीसरा एमकेओ। जेडपीडी समझ में आ गया, यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि निकटतम विकास क्षेत्र। स्कैफोल्डिंग मचान। तीसरा एमकेओ, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर्स, एमकेओ। इसमें क्या होता है, एक ऐसा मतलब व्यक्ति है जो कि अपने आप में पूर्ण ज्ञान रखता है, खुद में पूरा ज्ञान रखता है, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर्स। मान लो बालक जो भी मान लो व्यक्ति है वो जिस उम्र का है, मान लो वो वयस्क है या नहीं, वो जो भी बंदा है, बालक है जो भी, परंतु उसका ज्ञान है वो मतलब इतना है कि वो पूर्णता लिए उस ज्ञान में, तो वही व्यक्ति या वयस्क मान लो वो एमकेओ कहलाता है। तो यहाँ मैंने लिखा नहीं है, बाकी समझा दिया, आप देख लेना। ये एमकेओ यानी कि एमकेओ में क्या होता है, एक व्यक्ति जो भी व्यक्ति है वो अपने आप में पूर्ण ज्ञान रखता है, यानी कि वो मान लो उम्र में चाहे वयस्क हो या नो, लेकिन ज्ञान में पूर्णता रखता है। या मैं एक छोटी सी लाइन लिख देती हूँ, एमकेओ ऐसा व्यक्ति जो अपने आप में पूर्ण ज्ञान रखता हो। मैं इंग्लिश में भी इसको लिख देती हूँ, दोनों की फुल फॉर्म। ठीक है, अब ना वाइगोत्स्की का सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास भी सिद्धांत आपको करवा दिया, समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास पूछे तो वाइगोत्स्की का है भाई। और ये देखो इन्होंने इन सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक सांस्कृतिक कारक और भाषा, इन पर विशेष महत्व दिया है, इनको विशेष बताया है। और जेडपीडी और जो स्कैफोल्डिंग है, एमकेयू, इनको भी बता दिया मैंने। और जीन पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत भी हो गया। और ये यूरी ब्रोनफेन-ब्रेनर का जो सामाजिक सांवेगिक विकास सिद्धांत है, जो जे पारिस्थितिकी मॉडल बोलते हैं, ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा।